गुड मॉर्निंग 10th क्लास। पायल हेयर, योर साइंस टीचर। तो आज हम अपना चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, हम पहुँचे हैं 12.4 पे, जो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। ये बोल रहा है क्या V एंड I इज इक्वल टू करंट एंड V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। एक्टिविटी 12.1 आपको क्या कहती है? एक सर्किट, आप फिगर में देखोगे जो सेट है उसको सेट करो, जिसमें नाइक्रोम की एक वायर लगी हुई है, XY ऑफ लेंथ 0.5 मीटर है। एक अमीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? जो वोल्टेज को मेजर करता है। 4 सेल्स लगे हुए हैं, हर किसी की वोल्टेज कितनी है? 1.5 वोल्ट। नाइक्रोम होता क्या है बच्चों? देखो नाइक्रोम एक अलॉय होता है। किस किस का मिक्सचर होता है? निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन के मेटल का मिक्सचर होता है। अब आगे इस एक्टिविटी में क्या कहा? फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज द सोर्स। जैसे देखो सर्किट दिया हुआ है आपको, जो V लिखा हुआ है वोल्ट मीटर है, A अमीटर है, के यहाँ पे की लगाई हुई है, करंट की डायरेक्शन भी दिखा रखी है। ऊपर देखो 4 सेल लगा रखे हैं अलग अलग वोल्टेज के। पहले कह रहा है कि सिर्फ एक सेल को यूज़ करो सोर्स के लिए, रीडिंग नोट करो अमीटर I में, करंट और फिर वोल्ट मीटर में भी रीडिंग नोट करो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। टेबुलेट देम इन द गिवन। जैसे देखो आपको टेबल दी हुई है ना, इन नंबर ऑफ सेल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, करंट देखो, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, V/I का रेशियो निकालो। नेक्स्ट कह रहा है फिर 2 सेल को कनेक्ट करो सर्किट में, फिर से रीडिंग लो। फिर सारे स्टेप्स को रिपीट करो 3 सेल्स के लिए, 4 सेल्स के लिए। मतलब पहले सिर्फ एक सेल का कनेक्शन, फिर सेकंड सेल को भी ले लो साथ में, फिर 3 सेल ले लो, फिर 4 सेल। हर किसी के लिए अलग अलग करंट और अलग अलग वोल्टेज आएगी, और V/I का रेशियो भी अलग अलग आएगा। फिर रेशियो निकालो V/I का हर पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और करंट के लिए क्या आता है, और V और I के बीच में एक ग्राफ बनाओ। तो देखो जब हमने V और I के बीच में ग्राफ बनाया नाइक्रोम वायर के लिए, स्ट्रेट लाइन आपको मिला। इसका क्या मतलब है कि जो करंट वायर से अगर इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होती है? इंक्रीज। दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी आपको ये कहता है जितना ज़्यादा करंट में इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। स्ट्रेट लाइन मिलना, लिनियरली ग्राफ मिलने का मतलब यही होता है ना बच्चों। अब देखो इस एक्टिविटी में यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू V/I के लिए मिली है आपको हर केस में। V/I ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिला है जो ओरिजिन से पास कर रहा है ग्राफ के, आपको फिगर में दिखाया हुआ है। तो V/I कैसा रेशियो है? कॉन्स्टेंट रेशियो है। 1827 में एक जर्मन फिजिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, उन्होंने फाइंड आउट किया एक रिलेशनशिप किसके बीच में? करंट I फ्लोइंग इन ए मेटालिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर। उन्होंने क्या स्टेट्स करता है? ओम्स लॉ आपको क्या कहता है बच्चों? अभी ये बता रहा है, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दैट मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो आपको 12.4 इक्वेशन दी हुई है, यही आपका ओम्स लॉ है। ओके, एंड प्रोवाइड्स द टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इन अदर वर्ड्स देखो आप कैसे लिखोगे मैथमेटिकल फॉर्म में? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर I उधर, और मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब इज इक्वल टू में बदलूँगी, हमेशा एक कॉन्स्टेंट आता है, और यहाँ जो कॉन्स्टेंट आता है वो क्या है? R को आप क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन इस बार आएंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो अगर V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट R के इक्वल आ गया, आपको ये जो रिलेशनशिप है ना, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ये लर्न करना है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ये आगे बहुत सारे टर्म में पावर की फॉर्मूलाज निकालने में यूज़ होगा, आगे बहुत यूज़ होगा। तो V इज इक्वल टू IR रट लो। ये क्या है? ओम्स लॉ है, जिसका ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है V और I के बीच में, मतलब लीनियरली रिलेशनशिप है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है यही होता है ना बच्चों, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। R यहाँ पे क्या है? कौन सा कॉन्स्टेंट है? रेजिस्टेंस। इन इक्वेशन 12.4 R एक कॉन्स्टेंट है गिवन मेटालिक वायर के लिए गिवन टेम्परेचर पे, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या? देखो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन कोई पूछे तो ये दी हुई है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस का मतलब है बच्चों रुकावट, जो करंट को चलने से रोके। तो रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट पैदा करे जो। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। इस ओम को आप लिखते कैसे हो? इस ओम को आप ऐसे लिखते हैं, इसका सिंबल OHM भी लिख सकते हो आप, या फिर ओम भी लिख सकते हो। ये रेजिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस अगर आप फॉर्मूले से निकालना चाहो, जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बच्चों V इज इक्वल टू IR। यहाँ से R निकालोगे क्या हो जाएगा? R, जस्ट मिनट, V इज इक्वल टू IR है, अगर R निकालोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? V/I। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आपने पढ़ी थी वोल्ट होती है, करंट की यूनिट एम्पेयर, तो वोल्ट बाय एम्पेयर होगी, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओम। ठीक है,
तो आई इज इक्वल देखो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर हो गया। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इक्वेशन 12.7 दैट द करंट थ्रू रेजिस्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखो आई और आर का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली है ना, डिवाइड में है। अगर करंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा। ऐसा क्यों होगा, देखो अगर रुकावट ज़्यादा है करंट के चलने में तो ऑफकोर्स कम होगा ना करंट। इज द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, अगर रेजिस्टेंस डबल हो रही है तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि अपोजिट रिलेशन है। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेज इट नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो कंपोनेंट जो रेगुलेट करता है करंट को, वोल्टेज को चेंज किए बिना जो करंट को रेगुलेट करता है, चेंज कर सकते हो, उसको आप क्या बोलते हो, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हो। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस। अब करता कौन है ये काम, कोई डिवाइस होगी ना, जैसे मीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को, सिमिलरली रेजिस्टेंस कौन चेंज करता है, तो उसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। वी विल नाउ स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ, अब एक्टिविटी कर रहे हैं आगे, उसके हेल्प से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो एक्टिविटी 12.2 क्या है, एक नाइक्रोम के वायर ली, एक टॉर्च बल्ब लिया, 10 वोल्ट का बल्ब लिया, एमीटर ले लिया 0 से 5 एम्पेयर जिसकी रेंज है, प्लग की ले लिया, कुछ कनेक्टिंग वायर्स ले, जैसे आपको फिगर 12.4 में दिखाया हुआ है। एक सर्किट दिखा हुआ है, नाइक्रोम के वायर है, 10 वोल्ट का बल्ब है, एक टॉर्च बल्ब है। सर्किट को सेट कर लिया, 4 डाई सेल्स आपने जोड़े जिनकी देखो वोल्टेज कितनी है, 1.5 वोल्ट है। सीरीज और पैरेलल आप सर्किट पढ़ोगे आगे क्या होता है, सीरीज होता है मतलब एक ही लाइन में 4 सेल जोड़ दिए एमीटर के साथ और बीच में गैप छोड़ दिया, आपको एक्स वाई गैप छोड़ दिखा है इस सर्किट में। इस एक्स वाई गैप में आप क्या करोगे, इस एक्स वाई गैप में आप एक बार ये रख के देखोगे नाइक्रोम वायर, एक बार 10 वोल्ट का बल्ब, एक बार टॉर्च बल्ब आप रख के देखोगे। तो देखो कंप्लीट करो सर्किट से, नाइक्रोम वायर इनको आपने पहले गैप में रखा, प्लग को ऑन किया, नोट डाउन द एमीटर की रीडिंग नोट की को निकाल लिया बाहर प्लग से, ठीक है। ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेज, जब आप करंट मेजर कर लो फिर की को बाहर निकालो, फिर रिप्लेस किया नाइक्रोम वायर को किससे, टॉर्च बल्ब रखा, फिर दोबारा से रीडिंग नोट की। अब रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को किससे, गैप में 10 वोल्ट का बल्ब रखा, फिर देखा क्यों जो मीटर की रीडिंग आ रही थी डिफरेंट आ रही थी अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। जब आपने गैप एक्स वाई में रखा आपको क्या ऑब्जर्वेशंस क्या बताती है, यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाई कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप, ऑब्जर्व द मीटर रीडिंग इन ईच केस, एनालिज ऑब्जर्वेशन। ये क्या बोल रहा है, जो ये एक्स वाई गैप आपने रखा है यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे नाइक्रोम वायर रखी हमने, 10 वोल्ट का बल्ब रखा, टॉर्च बल्ब रखा, सिमिलरली आप और मटेरियल्स भी रख सकते हो और फिर आपको चेक करना है कि एमीटर में जो रीडिंग आ रही है वो सेम आ रही है या अलग आ रही है। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। मीटर में जो आपको करंट की रीडिंग मिली ना वो अलग अलग मिली, नाइक्रोम वायर के लिए कुछ और मिली, 10 वोल्ट के बल्ब के लिए कुछ और मिली, टॉर्च बल्ब के लिए कुछ और मिली। वाई डू ये डिफर, ये डिफरेंट क्यों आई, सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एन ईजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाइल द अदर रेजिस्ट द फ्लो। दैट मीन्स इसलिए मैं बोलना चाह रहा है कुछ कंपोनेंट मतलब ये जो 3 चीज़ें आपने ली है, कुछ ने तो करंट के फ्लो को इजीली जाने दिया, कुछ ने नहीं जाने दिया। दैट मीन्स किसी किसी केस में रेजिस्टेंस क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। आगे कह रहा है वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, करंट होता है। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव, एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। दे आर रिस्ट्रेन्ड बाय द अट्रैक्शन ऑफ द एटम अमंग विच दे मूव। रिस्ट्रेंट मतलब उनको रोका जाता है, किसकी वजह से, जो अट्रैक्शन हो रही है एटम के आपस में जो मूव कर रहे हैं। दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्टेड, उसकी रेजिस्टेंस उसको रोकती है। ए कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर ए लो रेजिस्टेंस, अब ऑफकोर्स गुड कंडक्टर क्या होगा जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी, गुड कंडक्टर क्या होगा जिसमें से करंट अच्छे से फ्लो हो जाएगा। करंट अच्छे से फ्लो कब होगा, जब आपकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड ए रेजिस्टर, जिसकी मतलब ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, मॉडरेट बोल सकते हो, बीच वाली, उसको आप क्या बोलते हो, रेजिस्टर्स। ए कंडक्टर जिसकी कुछ रेजिस्टेंस हो उसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टर्स बोलोगे। ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज मतलब सेम साइज, आइडेंटिकल होते सेम साइज का, दैट ऑफर ए हाई रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस देगा उसको आप क्या बोलोगे, वो पुअर कंडक्टर है। जो लेस रेजिस्टेंस देगा उसको आप बोलोगे गुड कंडक्टर है, और जिनके बीच की मॉडरेट देगा, कुछ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देगा, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रेजिस्टर। एंड इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफ एन इवन हाई रेजिस्टेंस, कह रहे हैं इंसुलेटर भी जिसमें से करंट पास नहीं होता, चाहे वो सेम साइज का हो, वो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस आपको क्या करता है, ऑफर करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक ही बात समझ में आई, आपने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, दैट मीन वी इज इक्वल टू आई आर। आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है जिसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो, जिसकी यूनिट ओम है। एंड आप क्या बता रहे हो, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो आप बोलोगे बैड कंडक्टर है या पूरा कंडक्टर है, रेजिस्टेंस कम तो आप बोलोगे कि गुड कंडक्टर है। ओके आगे देखो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं जिस जिस पे रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करती है। अब एक्टिविटी 12.3 पे आ गया है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट किया जिसमें एक सेल है, एमीटर, नाइक्रोम वायर लगी हुई है, लेंथ एल की, प्लग की लगी हुई है। नाउ प्लग द की, नोट द करंट। अब कह रहे हैं प्लग ऑन करके आप करंट की वैल्यू नोट करो एमीटर में।
ठीक है। रिप्लेस द नाइक्रोम वायर को रिप्लेस करो। अभी पहले नाइक्रोम वायर ली थी बाय अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ। कह थिकनेस मतलब कि जो उसकी चौड़ाई है, वो जो पतलापन है वो सेम रहे, जितनी मोटी वो है उतनी रहे, बट उसकी लेंथ चेंज कर दो। एल की जगह क्या कर दो, 2L लेंथ कर दो। अब मीटर की रीडिंग नोट करो कि क्या फ़र्क आया करंट में जब आपने लेंथ को डबल कर दिया। नाउ रिप्लेस द वायर बाय थिकर। अब क्या है, और थिक मतलब उससे थिक नाइक्रोम वायर आपने ली ऑफ द सेम लेंथ एल ली, लेकिन थिकनेस चेंज कर दी। ए थिकर वायर हैज़ ए लार्जर, उसका क्रॉस सेक्शन ऑफकोर्स अगर मोटापा थोड़ा बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। फिर करंट की वैल्यू नोट करो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए नाइक्रोम वायर, अब नाइक्रोम वायर को छोड़ो, क्या चेंज करो, को आपने नाइक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर ले ली सर्किट में। लेट द, अब सेम लेंथ लिया जैसे नाइक्रोम की ली थी एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही है एज दैट टू द फर्स्ट नाइक्रोम वायर। अब करंट की वैल्यू नोट करो। नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस। डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या करंट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है जब आपने लेंथ सेम रखी या आपने लेंथ डबल की। डज द करंट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या जब आप थिकनेस बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, मोटापा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्या उस पर डिपेंड कर रहा है। देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। ये क्या बोल रहा है कि एमीटर की रीडिंग मतलब करंट की वैल्यू 1/2 होगी जब वायर की लेंथ क्या होगी, डबल। जब वायर की लेंथ डबल हुई तो 1/2 होगी आपकी करंट की वैल्यू। द मीटर रीडिंग कब बढ़ी, व्हेन ए थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ इज यूज्ड इन द सर्किट। एमीटर की रीडिंग आपकी मतलब एमीटर रीडिंग दैट मीन करंट की रीडिंग बढ़ गई जब आपने ज़्यादा मोटी वायर यूज़ की थी। ठीक है, मटेरियल सेम था, चाहे नाइक्रोम ही रखा था, लेंथ भी सेम रखी थी, पर मोटी वायर यूज़ की थी तो आपका करंट इंक्रीज कर गया था। मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा तो करंट भी बढ़ गया। लेंथ अगर डबल हुई, लेंथ बढ़ी तो आपका ये क्या डिक्रीज़ हो गया, करंट आपका डिक्रीज़ हो गया दैट। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, ए चेंज इन अ मीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन ए वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑफकोर्स जब आपने नाइक्रोम की जगह कॉपर वायर यूज़ की तो भी आपकी करंट में कुछ चेंजेस देखने को मिले। अगर हम इन सब केसेस के लिए ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस किस पे डिपेंड करे, आपको यहाँ पे फैक्टर ही बताने हैं। फैक्टर्स के लिए एक्टिविटी ली गई है। रेजिस्टेंस आपकी डिपेंड करिए लेंथ पे, आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, आपके नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्योंकि पीछे हमने देखा था, आप इतना याद रखना, देखो कि V इज इक्वल टू आई आर है, मतलब कि V इज इक्वल टू आई आर था, और I और R के बीच में रिलेशन निकालना तो वो अपोजिट है। यहाँ से अगर मैं R की वैल्यू निकालती हूँ तो R इज इक्वल टू क्या आता है, V/I। आई और आर के बीच में रिलेशन कैसा है, अपोजिट है, मतलब ये कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको पता ही है अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स करंट क्या होगा, कम होगा। अभी आपने पीछे पढ़ा कि अगर आप लेंथ को डबल कर रहे थे, 2L कर रहे थे, तो आपका करंट क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, राइट। करंट डिक्रीज़ होगा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। ठीक है, अगर करंट का लेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, लेंथ आप बढ़ा रहे हो तो करंट डिक्रीज़ हो रहा है, तो रेजिस्टेंस के साथ लेंथ कैसे आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, फर्स्ट केस आपने कंफ्यूज मत हो जाना, पीछे तो बोल रहे थे कि लेंथ अगर बढ़ रही है तो करंट कम हो रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट आपस में क्या है, अपोजिट है। अगर कोई चीज़ करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वह रेजिस्टेंस के साथ कैसी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे पीछे आपने देखा कि जब आप एरिया बढ़ रहा था, थिकनेस बढ़ रही थी, तो करंट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर करंट बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। तो दोनों केसेस में उल्टा हो जाएगा। करंट के लिए लेंथ डिक्रीज हो रही थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। एरिया के साथ आपका करंट बढ़ रहा था तो एरिया के साथ आपकी रेजिस्टेंस घटेगी, इसलिए आर क्या हुआ। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो टेक इट ईजी, आपको टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आप बस रेजिस्टेंस के फैक्टर डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हो कि लेंथ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस पे, एरिया पे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखना होता है ना, आप 1/a लेते हो, दोनों इक्वेशन की कंबाइन करोगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हुआ। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को इज इक्वल टू में बदलते हैं, ये बात हमेशा रट लो, एक कॉन्स्टेंट आता है और वो कॉन्स्टेंट हर केस में अलग होता है। पीछे V इज इक्वल टू आई आर के केस में कॉन्स्टेंट आ रहा था जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया था ओम्स लॉ में। अब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A जो लिखा हुआ है, इसमें कॉन्स्टेंट आया रो, ये जो P बना हुआ है इसको बोलते हैं रो, RH। ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अगर मैं देखो ओम मीटर आप लर्न करने को डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी ओम मीटर यूनिट कैसे आई है, तो देखो लेंथ की यूनिट, अब रो की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या हो जाएगी, रो की यूनिट निकालें ना, आर
ए बाय में एल, ये हो जाएगी। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बच्चों ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। 1 मीटर से मीटर कट रहा है तो यूनिट क्या आ रही है, ओम मीटर। आप ऐसे निकाल भी सकते हो जब आपको हर चीज़ की पता होती है, नहीं पता होती तो आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, इसकी यूनिट ओम मीटर होगी। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल द मेटल एंड एलॉय, मेटल्स की जो मेटल्स होते हैं और एलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। किस रेंज में होती है, 10⁻⁸ ओम मीटर टू -6 ओम मीटर। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। जो इंसुलेटर्स हैं लाइक रबड़ है, ग्लास है, इनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, अब देखो आगे एक टेबल आएगी आपको, उसमें आपको क्या बताया है, ये पॉइंट समझने की कोशिश करना है, इस पर आपका जो है क्वेश्चन भी है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय, एलॉय क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का या दो मेटल्स का। एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो हाइयर होती है देन इट इज कंस्टिट्यूएंट मेटल, मतलब मेटल्स की बजाय एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रिडीली, एट हाई टेम्परेचर पे भी एलॉय की ऑक्सीडेशन नहीं होती है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एटसेट्रा। इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, जो आपके घर में प्रेस होती है, या और अदर हीटिंग डिवाइसेस की बात करो, टोस्टर्स है, वहाँ पे हम मेटल्स की बजाय एलॉयज़ का यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो एलॉयज़ इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, बर्न नहीं होता ज़्यादा। जैसे अब गर्म हो जाती है अगर कोई चीज़, मान लो कुछ प्रेस बहुत गर्म होगी, करंट एकदम से आ रहा है, तो उसमें कई बार देखते हैं ना कि हम, आप बोलते हो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये एकदम से ब्लास्ट पटाखे की आवाज़ आती है ऐसे बजने की, प्रेस में से आ जाती है, या किसी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, किसी चार्जर से आ जाती है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं हम एलॉयज़ का क्यों बनाते हैं बजाय मेटल्स या किसी चीज़ के, ये आपका आगे क्वेश्चन आएगा। तो यही रीज़न होता है, एलॉयज़ की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं जाता, दैट्स वाई हम एलॉयज़ यूज़ करते हैं रेदर देन मेटल्स। टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिल्म, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन डला होता है। टंगस्टन एक मेटल है जिसका सिंबल होता है डब्ल्यू, टंगस्टन को आप डब्ल्यू से लिखते हो। वेरेज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, जो आपके बाहर जो खंभों से लाइन्स आ रही होती है ना, ये आपके बिजली के खंभों से आपके घर तक, इसमें कौन सी मेटल यूज़ होती है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आपके यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी हुई है, कुछ कंडक्टर्स हैं, एलॉयज हैं, जैसे कॉन्स्टेंटन एलॉय जो है वो कॉपर और निकल का मिक्सचर है। मैंगनीन एलॉय जो है कॉपर मैंगनीज और निकल का मिक्सचर है। नाइक्रोम जो है निकल क्रोमियम मैंगनीज और आयरन का मिक्सचर है। कुछ इंसुलेटर है, ग्लास, हार्ड रबर, और कुछ कंडक्टर्स दिए हुए हैं आपके ऊपर, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब की रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन है। देखो जो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी है वो कम है, -8 माइनस वाली ऑफकोर्स कम होगी, एलॉयज की फिर उससे थोड़ी ज़्यादा है, -8 से तो -6 से ज़्यादा होगा ना, माइनस में जब हम बात करते हैं तो कम वैल्यू ज़्यादा होती है। और इंसुलेटर की अगर मैं बात करती हूँ उसकी पॉजिटिव में है, 10⁻10 to 14, मतलब इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखो लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, यू नीड नोट टू मेमोराइज दिस वैल्यू, आपको इन वैल्यूज़ को लर्न करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, हम सिर्फ इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई न्यूमेरिकल निकालना हो तो वहाँ पे। अब आपको देखो आगे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल 12.3 का ए पार्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। आप लिखते जाया करो, आपको जब आप सोल्यूशन लिखो आप लिखो गिवन, क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200, आर गिवन है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सो, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज सो। दो क्वेश्चन दे दिए आपको यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में दिया आपको करंट निकालना है पहले केस में, जब आपका आर दिया हुआ है 1200 और वी दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो आई कैसे निकालोगे, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई निकाल लोगे वी बाई आर। समझ आ रहा है ना बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे वी का फॉर्मूला होता है आई आर, अब आपको आई निकालना है तो आप क्या यूज़ करोगे, वी बाई आर। वोल्टेज भी गिवन है 220, रेजिस्टेंस भी गिवन है 1200, 220 को 1200 से डिवाइड करोगे। सेकंड केस में कह रहे हैं करंट कब निकालना है, जब वोल्टेज तो 220 है लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगी 100, तो 220/100, दोनों केस में ऐसे निकालोगे। देखो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, फर्स्ट केस में 220/1200, सेकंड केस में 220/100, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब एग्जांपल 12.4 आपका जो दिया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट, वी की वैल्यू मिल गई 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स, करंट की वैल्यू मिल गई, आई मिल गया, वी मिल गया, आर निकाल सकते हो, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आर क्या हो जाएगा, वी बाई आई। रेजिस्टेंस भी आपको मिल गई, वट करंट विल द, आर मिल गया, वट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अब आपको क्या दे रहा है, अब सबसे पहले आपने जो चीज़ इन तीनों में से जो भी चीज़ बचे आपके पास एब्सेंट होती है ना, वी आई आर, आपको फॉर्मूला पता है, आप वो थर्ड चीज़ निकालो।
थर्ड क्वांटिटी निकालने के बाद आपको सेकंड केस में बोल रहा है आपको दोबारा से आई की वैल्यू निकालनी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है 120 वोल्ट, अब यहाँ पे आई की वैल्यू निकालनी है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो गया और रेजिस्टेंस आपने अभी ऊपर निकाली है 15 ओम आ रही है, तो आपकी आई की वैल्यू आ गई 120 बाई में 15 इज इक्वल टू आ रही है 8 एम्पियर। अब 12.5 आपका एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, देखो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दी हुई है 1 मीटर, इज 26 ओम, आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, टेम्परेचर दी हुई है 20 डिग्री सेल्सियस, इज द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 मिलीमीटर, एम का मतलब होता है मिलीमीटर, मिली मीन्स 10⁻⁻3। वट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, मतलब रो की वैल्यू निकालनी है। यूजिंग टेबल 12.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल, जिस टाइप से रेजिस्टिविटी आएगी फिर आप टेबल हमने पीछे वैल्यूज पढ़ी थी ना, उसमें से आइडिया ले सकते हो कि किसकी रेंज में ये आ रहा है। अब सोल्यूशन देखो, आपको रेजिस्टेंस दी हुई है 26 ओम, डायमीटर दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर, इसको आप 3 × 10⁻⁻4 मीटर भी लिख सकते हो। अगर सोल्व करना नहीं आता तो टेंशन नहीं लेनी है। 0.3 मिलीमीटर का मतलब है बच्चों 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 मीटर। अब इसका मतलब क्या है 0.3 का 3/10 इंटू 10⁻⁻3, तो इस 10 को भी मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4, तभी इन्होंने 3 × 10⁻⁻4 मीटर लिख दिया। कभी आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, लेंथ आपको कितनी दी हुई थी 1 मीटर दी हुई थी। अब देयरफॉर अब आपको बच्चों डायमीटर दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना हो तो आपके पास देखो क्या फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू, अगर रेजिस्टिविटी निकालनी है आपको तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है RA/L। ये कहाँ से आया सभी बच्चों को पता ही होगा ना, अभी हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो L/A, रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करी थी, एरिया पे इन्वर्सली। तो R इज इक्वल टू रो L/A, सा रो की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी RA/L। अब आपके पास क्या क्या है, लेंथ आपको 1 मीटर दी हुई है, रेजिस्टेंस आपको ये दी हुई है कितनी 26 ओम दी हुई है, एरिया नहीं है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो πr² जो एक सर्कल का होता है, तो पाई की वैल्यू भी आपको पता है। रेडियस कैसे निकालोगे, जब आपको बच्चों डायमीटर गिवन है तो आप रेडियस कैसे निकाल सकते हो, इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, डायमीटर 0.3 था तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा रेडियस, इस फॉर्मूले पुट कर सकते हो। अगर आप ये मेथड नहीं यूज़ करना चाहते, मतलब आपने एरिया की जगह अगर आप πr² नहीं लिख सकते हो, अगर आपको डायमीटर ही लिखना है तो आप क्या लिखोगे, फॉर्मूले की जगह तो πr² होता है और r क्या होता है, अगर मैं इन्होंने डायरेक्ट क्या पुट किया जो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको वो करके दिखा रही हूँ। देखो एरिया इज इक्वल टू होता है बच्चों πr² और रेडियस के बीच में क्या होता है d इज इक्वल टू 2r, r इज इक्वल टू d/2, मतलब डायमीटर बाई 2। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो पाई डायमीटर बाई 2 का स्क्वेयर, तो ये क्या आ जाएगा, अगर देखो क्या आएगा पाई, ये आपका आएगा पाई डायमीटर बाई 2 का स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा πd² बाई में 4। आप ये भी पुट कर सकते हो, ठीक है, जो इन्होंने पुट की हुई है, अदरवाइज जैसे भी निकाल सकते हो। अब ये सब वैल्यू पुट कर दी तो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल गई। अब रेजिस्टिविटी मेटल आपको 20 डिग्री सेल्सियस पे इतनी मिल रही है 1.84 × 10⁻⁻6। अब आपको देखना है कि ये किस रेंज में थी, अगर आप देखो 1.84 ये इस रेंज में है, ये किसकी है, ये मैंगनीज की है, ठीक है, यहाँ से देखो ये मैंगनीज की रेंज है 1.84 × 10⁻�6, इसलिए ये आपने बोल दिया मैंगनीज की। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको कोई टेबल थोड़ी मिलेगी ऐसे बुक में दी हुई, राइट। उसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ पे और दिया हुआ है, एक वायर है गिवन मटेरियल जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, हैज रेजिस्टेंस आपको R भी दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। अब आपको देखो फर्स्ट वायर के लिए 2 वायर है, फर्स्ट वायर के लिए आपने रेजिस्टेंस मान ली R1 है, R1 इज इक्वल टू रो L/A होता है, रो रेजिस्टिविटी, L आपकी होगी लेंथ, A आपका एरिया कितनी है 4 ओम है। अब सेकंड के लिए कह रहे क्या होगी रेजिस्टेंस, R2 कैसे निकालोगे, रो लेंथ कितनी होगी L/2 और एरिया कितना हो गया A/2, ठीक है। तो इसका आपने सोल्व किया तो क्या आ रहा है 1/4 रो L/A। अगर आप R1 और R2 को कंपेयर करो, रो L/A दोनों में सेम है, क्या आ रही है R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1। यहाँ पे देखो कैसे पुट किया, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल शायद समझ में नहीं आया होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, रो L/A क्या है R1 ही है, तो मैंने पुट कर दिया R2 इज इक्वल टू 1/4 R1। R1 की वैल्यू क्या है 4 गिवन है, तो R2 इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, आपका रेजिस्टेंस क्या आ गई 1 ओम आ गई, ठीक है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो
ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, आप बता सकते हो। लेंथ पे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पे करता है, जो आपने पढ़े थे R इजिकल टू रो एल बाई ए फॉर्मूले से। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर, जो आपका करंट है वो थिक वायर से इजीली फ्लो करता है या फिर थिन वायर से इजीली फ्लो करता है व्हेन कनेक्टेड टू, जब आप सेम सोर्स से कनेक्ट करते हो। तो जो आपका करंट है ना वो ज़्यादा इजीली फ्लो करता है थिक वायर से। आपने पीछे पढ़ा था ना कि जब थिकनेस मोटी हो रही थी, थिकनेस बढ़ा रहे थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा था, करंट ज़्यादा जा रहा था उससे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट्स रेजिस्टेंट विल बी लो एज़ कम्पेयर टू थिन वायर, जिसकी रेजिस्टेंस हाई हो। दैट मीन्स रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये भी इसी से आएगा कि जो रेजिस्टेंस है उसका ये है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया मीन्स थिकनेस। अगर थिकनेस बढ़ाने से मतलब एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट तो बढ़ेगा ना, इसलिए करंट बढ़ेगा किसमें? थिक वायर में बजाय थिन वायर की। अब थर्ड केस में दे विल लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस था वी आपका क्या हो गया? वो कह रहा है रेजिस्टेंस तो सेम है, रेजिस्टेंस आपकी सेम है, लेकिन जो आपका वी है वो V/2 हो गया, ठीक है। वट चेंज विल ओकर इन द करंट थ्रू इट, रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं है। वो कह रहे करंट में क्या चेंज होगा? आपने पढ़ा था ओम्स लॉ क्या कहता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना V और I के बीच में ग्राफ कैसा देखने को मिला था? स्ट्रेट लाइन देखने को मिला था ना। अगर V बढ़ रहा था I भी बढ़ रहा था, ऑफकोर्स V कम होगा तो I भी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से इनका सेम रिलेशन है। V/2 है, V हाफ हुआ है तो करंट भी क्या हो जाएगा? I/2। करंट भी क्या हो जाएगा बच्चों? करंट भी हाफ वैल्यू रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे लिखा है वायर कोइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयन मेड ऑफ एन एलोय रादर देन ए प्योर मेटल। अभी मैंने आपको बताया था एलोयस के क्यों बने होते हैं, क्योंकि एलोय की रेजिस्टिविटी क्या होती है? जो कोइल्स होते हैं ना इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयन के, एलोय के बने होते हैं प्योर मेटल की बजाय, क्योंकि एलोय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होते हैं, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, चाहे हाई टेम्परेचर भी हो, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं आपको डाटा जो 12.2 में दिया हुआ था उसका यूज़ करके आपको बताना है आयरन और मरकरी में बेटर कंडक्टर कौन है। तो जिसकी आयरन एक बेटर कंडक्टर है मरकरी से, जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी बच्चों वो बेटर कंडक्टर होगा। रेजिस्टिविटी लो का मतलब रेजिस्टेंस लो, मतलब करंट में रुकावट कम, राइट। तो जिसकी रेजिस्टिविटी आयरन और मरकरी, वो जो टेबल आई थी ना पीछे, उसमें आयरन की वैल्यू थी कम थी, रेजिस्टिविटी की मरकरी की ज़्यादा थी, दैट्स वाई आयरन क्या हुआ? गुड कंडक्टर हुआ। विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर? जो आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होता है बच्चों वो सिल्वर होता है। ये मैं आपको बता दूँ, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर का सिंबल होता है AG को हम बेस्ट कंडक्टर मिलता है। अगर इसमें आप देखो सबसे ऊपर क्या है? सिल्वर, कंडक्टर सिल्वर है। इसकी वैल्यू क्या है? सबसे कम है 10⁻1.16 × 10⁻8 ओम, जो भी है इसकी वैल्यू सबसे कम रहती है। तो सिल्वर को हम सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मानते हैं, ठीक है। तो ये था आज हमारा इसके बारे में आपका इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट। मैंने आपको क्वेश्चंस भी सभी को साथ साथ समझा दिए हैं, इवन चाहे कोई न्यूमेरिकल्स आए हैं डियर स्टूडेंट्स, चाहे आपके ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आए हैं ये मैंने आपको साथ साथ समझा दिया है, ताकि किसी को भी किसी भी तरह की क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे क्वेश्चन आंसर के। इसके बाद जो आपका चैप्टर पेंडिंग है वो 1 या 2 वीडियो में हम बोल सकते हैं कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो मैं टॉपिक की ओर बनाऊंगी एंड एक वीडियो आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आएंगे हम उसके लिए बनाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी 2 वीडियोज़ में जो आपका ये चैप्टर है 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी ये ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही आपका फिज़िक्स का एक पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपका क्या काम है कि आप अच्छे से ये प्रिपेयर करें, जो भी काम आपका स्कूल से आ रहा है साथ साथ चल रहा है आप अच्छे से लर्न भी करें, उसको समझे भी सही, एंड इनकेस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वो टीचर से समझें, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर।